देखिए आज क्लास 10 साइंस 2025 प्रीवियस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए जो वक्रता त्रिज्या जो होती है, एक इसका फार्मूला होता है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर जो होता है 2f होता है, 2f यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 2 गुणित 10 यानी 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, सी वाला सही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया है कि श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। यानी जब हम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह प्रकाश जो होता है 7 रंग में बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 रंग में बढ़ जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो ऊपर होता है रेड, यानी रेड होता है, और इसमें नीचे जो होता है बैगनी होता है। तो इसका एक ट्रिक होता है, बैजनी ह पिनाला, बैजनी 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 ह पिनाला पिनाला यानी इसमें देखते हैं जो सबसे नीचे होता है वो सबसे अधिक विचलन होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसका कम विचलन होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बैजनी मतलब बैगनी हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, तो लाल इसमें दिया भी नहीं है, लाल नहीं दिया है। ठीक है, बैजनी और पीनाला। उसके बाद पीला हो जाएगा, पीला इसमें दिया है, देखिए इसमें पीला दिया है, इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सबसे कम विचलन लाल का होता है, लाल नहीं दिया है तो पीला हो जाएगा, पीला नहीं देता तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ट्रिक से। उसके बाद हम देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है इसमें, एक उत्तल लेंस के सामने 2f तथा एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। यानी उत्तल लेंस में हम लोग क्या करते हैं, जब उत्तल लेंस में वस्तु को रखते हैं, यानी यहाँ पे मान ली यहाँ पे हो जाएगा f और यहाँ पे हो जाएगा 2f, इसके बीच में जब हम रखते हैं वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब इधर भी होता है f डैश और 2f डैश होता है इधर भी। ठीक है, जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा 2f पर बनता है और बराबर बनता है। जैसे हम वस्तु को 2f के आगे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2f इधर भी आगे बनेगा, अब बराबर नहीं बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसमें से वास्तविक बन रहा है उल्टा है, तो वास्तविक और बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक और बड़ा बनेगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखिए पहला दिया वास्तविक और वस्तु से बड़ा, तो यही आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो सिलेरी मांसपेशियां दिया है, नेत्र लेंस तो होगा नहीं, पुतली कार्निया से भी नहीं होगा। देखिए पुतली से, यानी जो आंख में काली रंग की होती है, ठीक है, वही आपसे क्या होती है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। यानी आंख में जो काले रंग की होती है उसी को बोलते हैं पुतली। तो प्रकाश इसी के रास्ते अंदर जाता है, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा यह पुतली डिसाइड करती है। पुतली का आकार छोटा बड़ा होता रहता है, तो इसी से प्रकाश नियंत्रित होता रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर ओम। ठीक है, इसमें दिया है, यहाँ पे जो दिया है 4 ओम दिया है, सवाल में यहाँ दिया है 4 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, 4 ओम का प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश Q का मान पूछ रहा है, यानी
क्यू बराबर हम जानते हैं, क्यू का मान पूछ रहा है, क्यू बराबर हम लोग जानते हैं आई टी होता है। ठीक है, आई टी, टी का मान दिया है 1 सेकेंड, टी का मान दिया है 1 सेकेंड, यहाँ पे प्रति सेकेंड कहा है 1 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला आई का मान देखिए नहीं दिया है, तो आई बराबर वी अपान में आर होता है, और वी का मान दिया है कितना 16 वोल्ट, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आर का मान दिया है 4 ओम, 4 हो जाएगा, और टी का मान हो जाएगा 1, इस टी का मान हो जाएगा 1। इसमें हम भाग करेंगे 4 चौके को 16, यानी 4 कूलाम आ जाएगा, 4 कूलाम। अब देखिए यहाँ पे तीसरा का ऑप्शन जो दिया है 4 कूलाम दिया है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 4 कूलाम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 4 कूलाम, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 कूलाम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो इनका अनुपात R बटा में R डैश, R बटा में R डैश इसमें पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया अंग्रेजी में R बटा में R डैश का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध दिया है, ठीक है, R बराबर 9, इसको 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। ठीक है, जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे यानी R डैश का मान जब निकालेंगे 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, तो इसका टोटल मान आएगा, अगर निकालेंगे इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और R का मान दिया है 9, हमसे पूछा जा रहा है R बटा की R डैश का मान कितना होगा, तो R का मान देखिए यहाँ पे दिया है 9, तो 9 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ R डैश का मान आया टोटल प्रतिरोध 1, भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग करेंगे तो 9 आएगा, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 9, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको R बाई R डैश का मान निकालना था ना, तो R का मान 9 है और R डैश का मान 1 आया है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब देखिए क्या होती है, एक परिनालिका हम बनाते हैं, एक यहाँ पे परिनालिका जो होती है इस तरह से, मान लीजिए बेलनाकार जो होता है, एक मान लीजिए लकड़ी का बेलनाकार यहाँ पे राड है, इसको हम लोग इस पे तार लपेटते हैं इस तरह से। ठीक है, परिनालिका बनाते हैं इस तरह से लपेट के। ठीक है, इस तरह से परिनालिका बनाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो इसकी जो यहाँ पे जब धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं, इसके चारों ओर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं बन जाती हैं इस तरह से। इसके बीच में इससे चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है समांतर होती हैं, एकदम सीधा सीधा एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, तो समांतर इसके बीच में पूछा जा रहा है ना। तो देखिए इसमें इसके बीच में पूछा जा रहा है कि परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो परिनालिका की अक्ष में क्या होती है, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, समांतर होती है बीच में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ रहा है हमसे। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो लगभग होता है 5.5, यानी 4 से 5.5 के आसपास होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा, 7 नहीं हो सकता, 5.6 से कम, यानी 5.5 के आसपास होता है, यानी 5 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5.6 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हो जाएगा आपका आगे 9 नंबर देखते हैं। दिया है कि एक अभिक्रिया दिया है इसमें, ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा सही है इसमें। तो देखिए इसमें दिया है पहला ऑप्शन, इसमें पहला दिया है जिंक अपचयित होता है, तो अपचयित होता है, देखिए यहाँ पे जिंक दिया है
और जिंक जो होता है आपका ऑक्सीजन, इसमें जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयित हो गया। तो ये आपका ऑप्शन गलती, क्योंकि जिंक उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। बी नंबर में देखिए CuO अपचयित हो गया। इसमें देखिए CuO दिया है कि नहीं, इसमें जो है आपका CuO दिया है और यह इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। जब ऑक्सीजन निकल गया है इसका मतलब कि यह क्या हो गया, अपचयित हो गया। ये सही है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। CuO अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन यानी अपचयित हो गया। और बाकी सब यहाँ पे गलत हो गया। देखिए इसमें दिया है सी में कापर अपचयित हो गया, क्योंकि देखिए इधर कापर दिया ही नहीं है, इधर कापर थोड़े दिया है। CuO कापर ऑक्साइड है तो कापर हिला ही नहीं, तो इसको सवाल ही नहीं आता है। ZnO अपचयित होता है, इधर ZN हिला ही नहीं है, ZnO क्योंकि Zn है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सी आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 10 नंबर में दिया है इसमें कार्बन की परमाणु संयोजकता। कार्बन की परमाणु संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कार्बन का कितना होता है, 2 4। अष्टक पूरा करने के लिए 4 या तो ले लेगा या तो 4 निकाल देगा, संयोजकता 4 हो जाएगी। आगे देखते हैं धावन सोडा। देखिए धावन सोडा, इसमें बोला जा रहा है कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। इसमें बोला जा रहा है कि अम्लीय लवण है कि क्षारकीय लवण है, उदासीन लवण तो हिला ही नहीं है, ठीक है, ये लवण नहीं है। नहीं तो इसमें देखिए जो सोडियम होता है ना, सोडियम, ये जो धावन सोडा जो बनाया जाता है NaOH यानी क्षार से बनाया जाता है, ठीक है, अम्ल और यहाँ पे क्षार से, क्योंकि एक प्रकार के लवण होते हैं। तो लवण जो होते हैं अम्ल और क्षार से बनते हैं। तो मान लीजिए कि NaOH एक प्रकार का क्षार है और प्रबल क्षार है। जो प्रबल क्षार है और जो अम्ल होता है वो कमजोर होता है, इसलिए जो लवण बन रहा है ना ये क्षारीय लवण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है और सोडियम ए वाला जो बनता है ना धावन सोडा NaOH से बनता है, और यह प्रबल क्षार होने की वजह से जो यह लवण धावन सोडा जो बन रहा है एक प्रकार का लवण, यह क्षारीय का गुण आता है। जब धावन सोडा को जो पानी में घोलेंगे तो वह क्षार की तरह व्यवहार करता है, यानी इसका मतलब का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षारकीय लवण। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है इसमें एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। देखिए एथेनॉल यानी जो एथेनॉल होता है C2H5, जिसे हम लोग शराब भी कहते हैं, एल्कोहल, OH, एथेनॉल का हो जाएगा सूत्र। जब इसमें सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है तो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा, ठीक है, और बना लेगा C2H5 ONA बना लेगा, और इसे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन H2 के रूप में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि अभिक्रिया HCl है और NaOH, NaCl H2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अम्ल है और यहाँ पे एक क्षार है। अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे लवण बन रहा है और जल बन रहा है, और NaCl जो होता है जो हम लोग नमक खाते हैं, यानी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब आगे देखते हैं, आगे है निम्न में से कौन एक विषमपोषी है। तो विषमपोषी मतलब होता है, देखिए विषमपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, तो आम का पेड़ बनाता है, हरी घास बनाता है, केले का पौधा खुद भोजन बनाता है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका फफूद, ठीक है, फफूद आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं
फफूंद जो होता है आपका एक जीव है, ठीक है। फफूंद जो जीव होता है जिसको फंगस बोलते हैं या कवक बोलते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। आगे देखते हैं 15 नंबर, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम परितंत्र मतलब जो हम खुद बनाते हैं, कृत्रिम जो मानव बनाता है। तो इसमें वन वन हम नहीं बनाते हैं, नदी नहीं बनाते हैं, मरुस्थल नहीं बनाते हैं, बगीचा हम लोग खुद बना लेते हैं, बगीचा का निर्माण हम लोग खुद करते हैं। तो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर बोला जा रहा है कि फुफ्फुसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुसीय माने होता है फेफड़ा, ठीक है। बायोलॉजी की भाषा में फेफड़ा को फुफ्फुसीय बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर फेफड़ा। अब देखिए 17 नंबर में बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC किस गैस का अवक्षय करती है, मतलब नष्ट करती है। तो CFC गैस जो होती है ओजोन परत को नष्ट करती है, ठीक है। जो CFC गैस है ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन गैस के जो लेयर है वातावरण में, वायुमंडल में, उसको नष्ट कर रही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ओजोन परत। CFC गैस जो होता है फ्रिज से निकलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें CFC गैस भरी जाती है, ठंडी गैस मान जाती है, उसमें से गैस निकलती है जो ओजोन परत को प्रभावित करती है। अब फ्रिज में इसीलिए फ्रिज में CFC गैस का प्रयोग न करके किसी अन्य गैस का प्रयोग किया जा रहा है, नाइट्रोजन और CO2 का। आप देखते हैं इसमें 18 में निम्न में से कौन सुमेलित है, कौन मिल रहा है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए प्लेनेरिया इसमें दिया है, प्लेनेरिया जो दिया है इसमें कायिक प्रवर्धन। देखिए प्लेनेरिया में जो होता है आपका कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जो होता है पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद स्पाइरोगायरा जो होता है खंडन, गन्ना में भी खंडन होता है, जीवों में भी खंडन तो जीवों में पाया जाता है, ठीक है। और कायिक प्रवर्धन गन्ना में होता है, तो यहाँ गलत हो गया। उसके बाद अमीबा में देखिए पुनराउद्भवन पाया जाता है, ये आपका सही है। अमीबा में जो होता है पुनराउद्भवन का मतलब होता है कि हम किसी भी, जैसे मान लीजिए आपका अमीबा है, इसको हम लोग कई भागों में इस तरह से काट देंगे तो ये कटा हुआ भाग एक पूरी तरह से एक अमीबा नया अमीबा बना लेता है। इसको बोलते हैं पुनराउद्भवन यानी पुनर्जन्म। इसको कई भागों में काट देंगे तो कटा हुआ भाग एक अमीबा बना लेता है, यानी उसका पुनर्जन्म हो जाता है, पुनर्जन्म। तो अमीबा में होता है। अगला देखते हैं, बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पहला दिया है इसमें क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल पौधों की पत्ती में पाया जाता है, वो प्रकाश को अवशोषित करता है, वही प्रकाश को खींचने का काम करते हैं। तो भी सही है। बी नंबर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। देखिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटन। जो जल होता है वो हाइड्रोजन में टूटता है और ऑक्सीजन में, जिससे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, ये भी सही है। सी में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन की वजह से कार्बोहाइड्रेट C6H12 वो 6 कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, भी सही है। इनमें से सभी आपका सभी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। देखिए इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का काम होता है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, यानी शुगर की मात्रा अधिक होती है, तो उसको कम करने का काम करता है। तो इसमें आपका सी नंबर देखिए दिया है, सी नंबर दिया है रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमें शुगर नामक बीमारी हो सकती है। अब 20 नंबर हो गया। अब उसके बाद लिखित क्वेश्चन आएंगे, तब इसको देख लीजिए और याद कर लीजिएगा।
और इस पीडीएफ का, ठीक है, लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा।